बिहार राज्य में आंगनवाड़ी सेविका को वर्तमान में मात्र 7,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है। मैं आंगनवाड़ी सेविकाओं को मासिक वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपया प्रति माह करने की सरकार से मांग करता हूं। माननीय श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े? सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं? इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है। माननीय श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े? सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं? इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर, ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई जमीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावे, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा? सरकार पेंशन को 2,000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है, और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है? मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर, स्कॉलर से लेकर, छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं, जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रसोईया, उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को। पहले ही कहा कि जो राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव की स्वीकृति हम देते हैं, और ये डिमांड ड्रिवन है। जैसे जैसे सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम, सक्षम आंगनवाड़ी में भी जो प्रस्ताव आया उसकी स्वीकृति हमने दिया है, और इसके अलावा भी मनरेगा के तहत जो कन्वर्जन स्कीम है उसमें भी अभी हमने 1800 के लगभग उसकी स्वीकृति हमने दे दी है। तो आने वाले समय में फिर जो प्रस्ताव आएगा निश्चित रूप से उसमें हम विचार करते हैं। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आंगनवाड़ी केंद्र जो मिशन पोषण 2.0 है, इसमें सरकार सुपोषित, स्वस्थ और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, जो आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की बात इन्होंने कही है, तो निश्चित रूप से अभी हमने जो स्वीकृति दी है उसकी राशि वो प्रक्रिया में है, वो राशि जाएगी। और इसके अलावे भी अगर आंध्र प्रदेश की बात अगर हम करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग जो 55,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनमें से शौचालय की सुविधा लगभग 54,000 में है, जिसकी सुविधा दी गई है। पेयजल की सुविधा 54,000 में है, शौचालय 47,000 में है, बिजली की सुविधा 51,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में है, किचन 47,000 में है, और अब तक सक्षम आंगनवाड़ी के तहत 9,958 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है।
आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो सक्षम आंगनवाड़ी में 705 करोड़ से ज़्यादा 23-24 में और 24-25 में 521 करोड़ से ज़्यादा की राशि की स्वीकृति दी गई है। और निश्चित रूप से जो आंगनवाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं तो मनरेगा के तहत भी लगभग 9,425 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और शेष चूंकि ये जब भी प्रस्ताव आता है तो उसके आधार पर हम देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, जिसके तहत कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको हम विकसित करें, समृद्ध करें और हर तरह से उसको सुविधा उसकी उपलब्ध कराएं। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे, निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मंत्री जी इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की, गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें। दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंट्रल से आप दे रहे हो, तो सेंट्रल से बजट देने के बाद आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च का, एक मिनट अध्यक्ष जी बस एक मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं उन अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी यही नहीं, एक मिनट, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेके नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए। पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स, खड़ा होके फिर बातें करने लग जाते हो। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से उनको करती है ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बात की कि ये हमारे कई प्रोसीजर्स को जोड़ना है, सारे प्रोसीजर्स जुड़े हुए हैं। 1927 डिसिप्लिन में सब कवर होते हैं, सारे के सारे। फिर भी जो छूट जाते हैं उसके लिए हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर्स अलग से फंड होता है। जो गरीब लोग होते हैं जिनको आवश्यकता होती है उनको 15 लाख तक का हम उसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, 15 लाख रुपए का हम सपोर्ट देते हैं। इसलिए कोई भी गरीब न छूट जाए, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ट्रेनिंग की दृष्टि से, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसकी भी हम चिंता करते हैं। आपने एम्स के बारे में कहा, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि हम हर एक साल सभी एम्स की अलग अलग फैकल्टी की सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, वह सिलेक्शन कमेटी समय समय पर सिलेक्शन करती है। उसी तरीके से Honorable Speaker, I thank Honorable Minister for giving the detailed report, information. As per the reply given by the Honorable Minister,
Around 864 Anganwadi centers were approved for construction under Manrega since inception of Mission Portion 2.0. This has helped the strengthening the grassroots healthcare infrastructure in Andhra Pradesh. However, a total of 315 crores has been released to various states and union territories for constructing Anganwadi centers under Manrega. No funds have been released to Andhra Pradesh. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, what steps are the government taking to expedite fund disbursement to Andhra Pradesh to ensure timely completion of its Anganwadi centers? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आंगनवाड़ी केंद्र जो मिशन पोषण 2.0 है, इसमें सरकार सुपोषित, स्वस्थ और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, जो आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की बात इन्होंने कही है, तो निश्चित रूप से अभी हमने जो स्वीकृति दी है उसकी राशि वो प्रक्रिया में है, वो राशि जाएगी। और इसके अलावे भी अगर आंध्र प्रदेश की बात अगर हम करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग जो 55,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनमें से शौचालय की सुविधा लगभग 54,000 में है, जिसकी सुविधा दी गई है। पेयजल की सुविधा 54,000 में है, शौचालय 47,000 में है, बिजली की सुविधा 51,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में है, किचन 47,000 में है। और अब तक सक्षम आंगनवाड़ी के तहत 9,958 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो सक्षम आंगनवाड़ी में 705 करोड़ से ज़्यादा 23-24 में और 24-25 में 521 करोड़ से ज़्यादा की राशि की स्वीकृति दी गई है। और निश्चित रूप से जो आंगनवाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं तो मनरेगा के तहत भी लगभग 9,425 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और शेष चूंकि ये जब भी प्रस्ताव आता है तो उसके आधार पर हम देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, जिसके तहत कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको हम विकसित करें, समृद्ध करें और हर तरह से उसको सुविधा उसकी उपलब्ध कराएं। Honorable Speaker. Honorable Speaker, Andhra Pradesh is suffering with the problems of nutrition and infrastructure and for the salaries of the staff working there. It is commendable that under the Saksham Anganwadi initiative, over 92,000 Anganwadi centers across the country have been approved for upgradation. However, it is observed that while the national average for upgradation stands at around 6.5% of Anganwadi centers per state, Andhra Pradesh lags behind with only 5% of the centers selected for upgradation, which is below the national benchmark. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister, will the government consider selecting a higher number of Anganwadi centers from Andhra Pradesh for upgradation under this initiative? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे पहले ही कहा कि जो राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव की स्वीकृति हम देते हैं। और ये डिमांड ड्रिवन है। जैसे जैसे सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम सक्षम आंगनवाड़ी में भी जो प्रस्ताव आया उसकी स्वीकृति हमने दिया है। और इसके अलावा भी मनरेगा के तहत जो कन्वर्जन स्कीम है उसमें भी अभी हमने 1800 के लगभग उसकी स्वीकृति हमने दे दी है। तो आने वाले समय में फिर जो प्रस्ताव आएगा निश्चित रूप से उसमें हम विचार करेंगे।